तो ये नया चेहरा और पूरा चेहरा आप देख रहे हैं, कुछ चेहरों पर मास्क लगा है, कुछ पर नहीं लगा है। चूंकि ग्रुप फोटो है, लंबे अरसे तक दिखानी पड़ती है, फ्रेम करवानी पड़ती है, शायद कुछ लोगों ने इस वजह से मास्क ना लगाया हो। पर नेता एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते थे, नज़ीर पेश कर सकते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बार बार अपील करते हैं। हमारे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले कुनबा बड़ा हो गया, एक की गुंजाइश, मेरा ख्याल है एक की गुंजाइश है। ओपीएस भदौरिया तो ऐसा लग रहा था कि अधिकारी भूल गए उन्हें, पर आखिर में वो भी समेट लिए गए, मतलब ये जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो गई। सबसे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन। दरअसल हम इसे कह सकते हैं, कांग्रेस ने भी जो लाइन दी वही लाइन है एक तरह की। मैं देख रहा था तत्काल कांग्रेस ने जो रिएक्ट किया कि 3 तरह के लोग कैबिनेट में शामिल हुए, एक बीजेपी के लोग और एक वो लोग जो कांग्रेस से गए और एक वो जो केवल मंत्री बनने के लिए गए। एक बीजेपी के लोग, एक सिंधिया के लोग और एक वो लोग जो कांग्रेस से सिर्फ मंत्री बनने के लिए गए। तो सारे समाहित कर लिए गए। बहुत पहले अगर आपको याद हो, बीजेपी का एक नारा था कि वादा जो करेगी वो निभाएगी भाजपा। तो जो वादा सिंधिया और बागियों से बीजेपी ने किया था वो आज निभा दिया और इन्हें मंत्री बना दिया। कितना टिकाऊ, कितना स्थायी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ललित, क्विक रिएक्शन आपने चाहा, लिहाजा यहीं रोक रहा हूं अपनी बात। ये जो आपने आखिरी में कहा कि कितना टिकाऊ, दरअसल वही बात है जो 3 सेंटेंस मैंने शुरुआत में बोले, उसमें आखिर में मैं ये भी अब जोड़ना चाह रहा हूं। शिवराज महाराज और महाराज संघ शिवराज, उसकी जो आखिरी कड़ी उसमें यही, ये आश्वस्त क्यों नहीं करता ये मंत्रिमंडल के, हाँ यही मध्य प्रदेश के जो सेनापति हैं उनका ये फाइनल चेहरा है। एक कि ये आश्वस्त क्यों नहीं करता, दूसरा ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आती है। महाकौशल बहुत पीछे छूट गया। जी प्रवीण जी। नहीं, अभी तो दरअसल ये पीछे छूटना इसलिए भी वाजिब था ललित के अभी बिंद भी छूटा, बिंद के कुछ लोग जरूर लिए, लेकिन दरअसल अभी तो पूरा फोकस 24 सीटों के लिए है। और दुर्भाग्य से महाकौशल में चुनाव नहीं है। अनूपपुर एक जगह जरूर है बिसाहूलाल सिंह के कारण, बाकी इलेक्शन इसी इलाके में है और मालवा में है। तो ये तो चुनाव को ध्यान में रख के किया गया कैबिनेट का विस्तार है। जो कितना असर चुनाव में डालेगा ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन ये कैबिनेट विस्तार एक तो सिंधिया जी को खुश करने, मतलब सिंधिया जी को एक्विडेट करने, या जो कमिटमेंट रहा होगा, जो वादा किया होगा, उससे निभाया होगा भाजपा ने, वो होगा। और दूसरा 24 सीटों के उपचुनाव को ध्यान में रख के किया गया है ये पूरा। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सितंबर तक का वक्त है और देखते हैं बढ़ा नहीं बढ़ा। अभी तक जो संवैधानिक तौर पर वक्त सितंबर तक का दिखता है, यानी जल्दी अधिसूचना लगेगी, इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो ये क्या कर पाएंगे ये मंत्री लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठने के अलावा, और कितना प्रभाव डाल पाएंगे अपने इलाके के लोगों के लिए। लेकिन फिर भी बीजेपी ने तय किया है, जमावट की है, उसी तरह से हो सकता है वोटर को ये बताए कि भाई हमने आपके लोगों को जो हम लेके आए उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। जी, पर्याप्त सम्मान दिया, मतलब एक लिस्ट लगभग जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसकी एक लिस्ट भी मोटे तौर पर फाइनल हो गई। मैं फिर उसी सवाल पे, ये आश्वस्त क्यों नहीं करता है ये चेहरा कि हाँ अब ये कंफर्म रहना। एक बात, दूसरी बात कि सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, वो तो दावा तो खैर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पर हो सकता है ट्रंप बुरा मान जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता आज कह रहे थे कि सरकार सिंधिया जी के चलते बनी है, सरकार सिंधिया जी के चलते बनी है। एक हाई एंड नजर आता है, एक अपर हैंड नजर आता है। हाँ, वाजिब सी बात है। और ये तथ्य भी है कि सरकार सिंधिया जी के दम पर बनी है, ये बड़ा तथ्य है। और अगर वो नहीं आते, इतने लोग नहीं आते, तो कैसे बन सकती थी बीजेपी की गवर्नमेंट। और ये करार रहा होगा, जाहिर सी बात है। मैं एक ही लाइन लगातार फिर से तीसरी बार दोहराऊंगा कि बीजेपी ने जो वादा जो किया है वो निभाएगी, भाजपा वाला बना के दे दिया। अब ये चलाएंगे कितना लंबा, मतलब अभी तो ये जो कमिटमेंट था वो आज बीजेपी के एंड से पूरा, सिंधिया के एंड से कमिटमेंट पूरा हुआ, गवर्नमेंट गिराने का, इन लोगों को लाने का, नई सरकार बनाने का। सिंधिया ने अपना वादा निभाया, बीजेपी ने आज उनके लोगों को उपकृत करके एक वादा जो है वो निभा दिया। लेकिन हम इस पूरे मसले में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि तय करने वाला व्यक्ति कौन, ना कांग्रेस ना भाजपा, तय करने वाला व्यक्ति वोटर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये क्षणिक लाल बत्ती देख के या बाकी कुछ देख के कितना काम करने का मौका मिल पाएगा, ये पूरा तय करेगा
वोटर ही तय करेगा ललित के कितना वो खुश हुआ, या इस पूरे विस्तार से उसे कैसी प्रसन्नता या नाखुशी जो भी मिला वो क्या मिला ये वोटर बताएगा। जी, और उसके लिए उपचुनाव का जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनका इंतजार करना होगा। ये जो पूरी टीम तैयार हुई है, हम लगभग नाम सभी बता चुके थे शुरुआत से ही। पहले हमने संभावित चेहरे बताए और फिर कंफर्म भी हमने बता दिया। कोई ऐसी चीज जो आपको चौंका रही है प्रवीण जी, बहुत शॉर्ट में प्लीज। कुछ चीजें जरूर हैं, जैसे आप देखिए कि इसमें कैलाश जी इतने करीबी माने जाते हैं पूर्व पार्टी अध्यक्ष मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के, बीजेपी के बड़े नेताओं के संघ के करीबी रमेश मेंदोला गायब है, उसमें उषा ठाकुर हैं, राजेंद्र शुक्ला नहीं है, और भी कुछ बड़े नाम नहीं हैं। विजय शाह की एंट्री है, विजय शाह की एंट्री के पहले नन्नी मरावी का नाम चल रहा था। तो कुछ चौंकाने वाले एलिमेंट जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ने कुछ ना कुछ तय किया होगा कि क्या इन्हें किस तरह से एकोमोडेट करेंगे, या इनको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया होगा। तो ये तो थोड़ा वक्त में पता लगेगा, लेकिन अभी मतलब हालिया तौर पर ये चौंकाता है। बाकी ये तय था कि जो सिंधिया के लोग हैं वो तो आएंगे ही, मतलब उनमें तो कोई संशय किसी को था नहीं। जी, संशय जैसी कोई स्थिति नहीं थी। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और प्रवीण जी आप भी कोई सवाल अगर चाहें तो भूपेंद्र जी से पूछ सकते हैं। मैं लेकिन एक सवाल पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, ये नई तस्वीर आपने देखी, नया मंत्रिमंडल या कहें मंत्रिमंडल का विस्तार, आपका एक रिएक्शन? ये एक सौदा था और सौदा कंप्लीट हो गया, उसका भुगतान पूरा हो गया। अब ये सौदा कितना टिकाऊ होगा, जब ये लिफाफे खुलेंगे तो किस क्वालिटी का माल निकलेगा। ये बात हुई कि जहर इससे निकला है और अमृत निकला है, तो अभी मोटा मोटा तो ये दिख रहा है कि कैलाश भाई के हिस्से में जहर आया है जी। और ये कौतूहल इस पूरी जो एक्सरसाइज में था इतना ही था कि प्रदेश की जनता जानना चाहती थी कि किसके हिस्से में अमृत आता है और किसके हिस्से में जो है जहर आता है। तो जहर के लक्षण दिखने लगे हैं, कुछ लोग अज्ञातवास पे चले गए हैं, कुछ लोग जो है अपनी तरह से शोक मनाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि लोकतंत्र में जो सौदे की जब भुगतान होता है तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है भुगतान उसका होता है, किस तरह से उसको क्षति पहुंचाई जाती है लोकतंत्र को जी। इसमें जैसे आपने बहुत सुंदर बोला कि 3 तरह के मंत्री बने हैं। एक वो जो केवल मंत्री पद के लिए निकले थे, एक वो जो मंत्री थे वो फिर से मंत्री हो गए, वहाँ पे उन्हें क्या दिक्कत थी, ना उन्हें कुछ मिला ना उनका कुछ गया। और एक वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता जिन्हें नहीं मिली थी उन्हें वापस सत्ता मिल गई। बस इससे ये एक यही एक इसका संदेश है। और अब जनता के बीच में ये बात जाएगी, जनता इस सौदे से सहमत है कि असहमत है, जनता क्या अपने मतदान के अधिकार को बेचना चाहती थी या उनसे पूछकर जो है उस इस बात से वो सहमत है कि इन्होंने जो है वो जो उसके मतदान का अधिकार है बेचकर सही किया। ये फैसला चुनाव करेगा जी, ये फैसला चुनाव करेगा। चुनाव में लेकिन किस तरीके की स्थितियां, प्रवीण साहब आपका सवाल प्लीज। मैं भूपेंद्र जी से पूछना चाह रहा हूं, भूपेंद्र जी यही जुलाई का महीना था 1967 में जब राजमाता सिंधिया के प्रयास से कांग्रेस के बागी एमएलए की मदद से गोविंद नारायण सिंह की सरकार बनी थी। महीना वही है, परिवार भी वही है। आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, तो कुछ आपको स्मरण या कुछ दोनों के बीच कड़ी जोड़ पा रहे हैं आप? देखिए, जो वो सरकार हमारी गिराई गई थी, बहुत छोटी सी बात पर गिराई गई थी कि राजमाता जी को जो है जो द्वारका प्रसाद जी मिश्र थे उस समय के मुख्यमंत्री, उन्होंने इंतज़ार करा लिया था। और वो इंतज़ार जो है उस सरकार को नष्ट करने के लिए एक अहंकार का उस प्रयोग हुआ था। आज भी अगर कमोबेश आप परिस्थितियाँ देखें तो एक ईगो के कारण जो है एक ये सरकार को गिराया गया। आज जो लोग यहाँ पे मंत्री बने कल वहाँ मंत्री थे, कोई बहुत उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है और वहाँ पर भी उनके काम धड़ल्ले से हो रहे थे। इन सबके कामों को जो इन्होंने काम कराए हैं इसकी सूचियाँ लेकर भी हम भी जनता के बीच में खड़े होंगे। तो लेकिन ये जो है कि एक
ईगो की, एक दम्भ चेष्टा के लिए एक लोकतंत्र की एक चलती हुई जो प्रणाली है, जिसमें जनता के पास ही हक है कि वो सरकार को बनाए या गिराए। जैसे पुराने ज़माने में राजे महाराजे अपनी रियासतों को अंग्रेज़ों के पास गिरवी रख दिया करते थे, इस तरह से इस नए लोकतंत्र में भी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो है जनता के द्वारा सौंपी गई संपत्ति को गिरवी रख दिया और सरकार गिरा दी। सरकार गिर गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो है आज जनता अब ये तय करेगी कि जनता की इसमें मर्जी है कि नहीं है, क्या जनता इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्या भविष्य में वो इस तरह की चीज़ों की अनुमति देगी कि जो लोकतंत्र ने, संविधान ने उसको सरकार बनाने गिराने का अधिकार दिया है, उसे इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि बेच दें या छीन लें। ये जो है जनता तय करेगी। जी जी जी। मनीष दीक्षित साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेन जी एक सवाल। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी एक मनीष जी से ही पूछ लेता हूं। मनीष जी, एक भूपेन जी की तो थोड़ी मजबूरी हो जाएगी उस पर जवाब देने में। सिंधिया जब तक ग्वालियर चंबल में थे तब तक उन्होंने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पनपने ही नहीं दी। वहां कांग्रेस मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब उनके लोग वहां मंत्री बन गए। आपको लगता है कि चुनौती कांग्रेस के लिए ज्यादा हो जाएगी अब वहां नए चेहरे तलाशना, वहां पर सेकंड लाइन पैदा करना? मतलब गोविंद सिंह के अलावा ऐसा कोई बड़ा नाम वहां दिखता नहीं है अभी कांग्रेस में। मनीष जी, ये सही है प्रवीण जी कि कांग्रेस की सेकंड लाइन वहां पर नहीं है, और जो अभी लीडरशिप थी कांग्रेस की वो